यस। हेलो स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू? आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस सेशन में। एक बार जल्दी से कंफर्मेशन दे दीजिए, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू? ओके, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय वर्ल्ड ऑफ लॉजिक्स। आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सी एस मयंक अग्रवाल और आज हम लोग इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन रिवाइज करने वाले हैं और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के माध्यम से मैं आप लोगों को आंसर लिखना कैसे है वो सिखाऊंगा। सो गाइज, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में अब तक हम लोगों ने मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पढ़ लिया। दूसरा, हम लोगों ने नीड एंड ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन पढ़ लिया। उसके बाद हमने 5 प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन देखा, दैट इज रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, हेडन्स रूल, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन एंड रूल ऑफ इजस्डम जनरस। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा इस चैप्टर का हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, जिससे सबसे ज्यादा बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वो यही पार्ट है जो अब तक हम लोगों ने कवर किया है। So guys, it's time to revise all those things, all those topics which we have studied till now. और इस सेशन के माध्यम से आप लोगों को मैं अब तक के जो 5 लेक्चर्स हुए हैं उनका एक रिवीजन पार्ट दूंगा और उसके साथ साथ हम एक क्वेश्चन करेंगे जो पिछले सालों के पेपर्स में पूछ चुका है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, उसे कैसे लिखना है, किस तरीके से प्रेजेंटेशन करना है, वो मैं आप लोगों को आज सिखाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार क्विक रिवीजन, जितने भी स्टूडेंट्स ने अब तक मेरे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं, 5 वीडियोस मैंने अपलोड किए थे रिलेटेड टू प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। अगर आप लोगों ने मिस कर दिया है तो ये एक ऐसा लेक्चर है जिसमें 5 के 5 रूल्स को कवर किया जाएगा। सो गाइस, स्टार्टिंग विद हाई जोश, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की। फास्ट मोड में रिवीजन होगा, ध्यान से सुनिएगा। सो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का मतलब क्या है? तो मैंने आपको बताया था, इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है किसी भी चीज की ट्रू मीनिंग डिराइव करना, सही से मतलब समझना, और स्टैट्यूट्स का मतलब होता है लॉ। सो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का मतलब होता है टू डिराइव द ट्रू मीनिंग ऑफ द लॉ पास्ड बाय द लेजिस्लेचर। मतलब लॉ को उसके सही सेंस में समझना ही इंटरप्रिटेशन कहलाता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत देश में जो 3 टियर सिस्टम चलते हैं उसके 3 हिस्से कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो हिस्सा है वो है हमारा लेजिस्लेचर, जो लॉ पास करता है, जिसके अंतर्गत 3 चीजें आती है, 3 बॉडीज आती हैं। एक होता है लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा स्टेट लेजिस्लेचर। लोकसभा इज नोन एज द लोअर हाउस, Rajya Sabha is known as the upper house of the parliament, and state legislatures are the legislative assemblies of each state. तो हमारे देश में लॉ बनाने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इन तीनों को दिया हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की। तो एग्जीक्यूटिव वो बॉडी है जो बेसिकली लॉ का इंप्लीमेंटेशन करती है। मतलब जो पार्लियामेंट ने लॉ लागू किया है उसे इंप्लीमेंट करने का काम एग्जीक्यूटिव का होता है, जिसमें बेसिकली प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और बहुत सारी एजेंसीज जो गवर्नमेंट की होती हैं जो इंप्लीमेंट करती है लॉ को, उसे हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव। फॉर एग्जांपल, भारत देश में जो कंपनीज एक्ट 2013 पार्लियामेंट ने पास किया है, उसके इंप्लीमेंटेशन के लिए अथॉरिटी किसके पास है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। उसके बाद बात करते हैं जुडिशरी की। तो जुडिशरी एक ऐसी बॉडी है जो लॉ में दिए हुए प्रोविजंस के इंटरप्रिटेशन में मदद करती है। मतलब 2 पार्टीज के बीच में जब किसी भी लॉ को लेकर डिस्प्यूट अराइज होता है तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का काम जुडिशरी करती है। इसमें हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स कंसिडर करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्टैट्यूट्स, कितने प्रकार के स्टैट्यूट्स होते हैं, और उसके पहले डेफिनेशन हमने पढ़ा था। तो स्टैट्यूट का मतलब क्या होता है? लेजिस्लेचर की इच्छा को ही हम क्या कहते हैं? स्टैट्यूट कहते हैं। इट इज डिफाइंड एज द विल ऑफ द लेजिस्लेचर। उसके बाद हम लोगों ने बोवियर्स डिक्शनरी का भी देखा था कि लेजिस्लेचर ने जो एक्ट पास किया है, जो लॉ का फॉर्म ले चुका है और जो पूरे देश भर में एप्लीकेबल है, दैट इज बेसिकली नोन एज स्टैट्यूट। भारत देश में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में स्टैट्यूट वर्ड की जगह लॉ शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं
टाइप्स ऑफ स्टैट्यूट्स की, कितने प्रकार के स्टैट्यूट होते हैं, तो हम लोगों ने देखा था टोटल यहाँ पे 8 प्रकार के स्टैट्यूट्स होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोडिफाइंग लॉ की। तो कोडिफाइंग लॉ का मतलब कोई भी अनरिटन लॉ जिसे लिख दिया गया हो, जिसे कोडिफाई कर दिया गया हो, वो कोडिफाइंग लॉ है। फॉर एग्जांपल भारत देश में किसी सिविल मामलों से जुड़े हुए प्रोसीजर्स का कोई कानून नहीं था, तो इसे सिविल प्रोसीजर कोड का रूप दे दिया गया, सिविल प्रोसीजर कोड आ गया। उसी प्रकार से देश में जितने भी अपराध होते हैं उसके लिए पनिशमेंट निर्धारित करने का जो कानून है वो है इंडियन पीनल कोड। तो दीज आर नोन एज व्हाट, कोडिफाइंग लॉ। दूसरा है डिक्लेरेटरी लॉ। तो डिक्लेरेटरी लॉ का मतलब वो लॉ जो बेसिकली किसी चीज का एक्सप्लेनेशन देती हो या कोई राइट्स और लायबिलिटीज को डिक्लेयर करती हो, उसे हम डिक्लेरेटरी लॉ कहते हैं। फॉर एग्जांपल जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे वर्ड्स जो हर एक एक्ट में कॉमन होते हैं उनको डिक्लेयर करता है, उनको एक्सप्लेन करता है कौन, जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897, देयरफॉर इट इज नोन एज डिक्लेरेटरी लॉ। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था रेमेडियल लॉ। रेमेडियल लॉ का मतलब होता है कि जब किसी इंसान के साथ कुछ गलत होता है तो कोई ऐसा कानून जो आपको किसी प्रकार का रेमेडी प्रोवाइड करती है, सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, दैट इज रेमेडियल लॉ। फॉर एग्जांपल जहां पे भी कंज्यूमर के अधिकारों की रक्षा नहीं होती है या कंज्यूमर के हित अफेक्ट होते हैं, वहां पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एप्लीकेबल होता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में बहुत सारे रेमेडीज दिए गए हैं जो कंज्यूमर्स को मिलते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कंसोलिडेटिंग लॉ। तो कंसोलिडेटिंग लॉ का मतलब होता है जितने एक पर्टिकुलर मैटर से जुड़े हुए जितने भी प्रीवियस लॉज थे उन सबको मिला के, उन सबको कंसोलिडेट करके जो कानून बनाया गया, दैट इज बेसिकली व्हाट, कंसोलिडेटिंग लॉ। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था अमेंडिंग लॉ। अमेंडिंग लॉ का मतलब क्या होता है कि जब एक पर्टिकुलर एक्ट को अमेंड किया जाता है और तो उस एक्ट को हम कहते हैं अमेंडिंग लॉ। फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट 2013 में पास हुआ था, लेकिन समय के साथ बदलती गई चीजें और इस वजह से कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2018 लाया गया। तो समय समय पे जो बदलाव आते रहते हैं उसमें हम लोग चेंजेस करते हैं एग्जिस्टिंग कानून में, उसको अमेंडिंग लॉ कहते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था एनेबलिंग लॉ। किसी भी चीज से रिस्ट्रिक्शन हटा दिया जाए तो वो क्या बन जाता है बेटा, एनेबलिंग लॉ बन जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एनेबलिंग लॉ में देखा था कि अगर आप कोई भी प्रकार से कोई रिस्ट्रिक्शन में बंधे हुए तो उन रिस्ट्रिक्शन को रिमूव किया जाता है एनेबलिंग लॉ के माध्यम से। सिमिलरली हम लोगों ने डिसेबलिंग लॉ देखा था। तो डिसेबलिंग लॉ का मतलब क्या होता है, अगर आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है तो दैट इज डिसेबलिंग लॉ। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से समझिएगा, डिक्लेरेटरी लॉ का एक बार एग्जांपल और देख लीजिए, आरटीआई दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन और जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897। इसके बाद एनेबलिंग लॉ का मतलब मैंने आपको बताया कि अ लॉ व्हिच एनेबल्स समथिंग टू बी डन बाय रिमूविंग द रिस्ट्रिक्शंस, एंड डिसेबलिंग लॉ अ लॉ व्हिच प्रोहिबिट्स और रिस्ट्रिक्ट्स सर्टेन एक्ट्स व्हिच आर हार्मफुल टू द सोसाइटी। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको शिक्षा का अधिकार दिया जा रहा है, एनेबल किया जा रहा है, तो राइट टू एजुकेशन इज व्हाट, एनेबलिंग लॉ। दूसरा, हमारे देश के सिटीजन्स को पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन लेने का अधिकार दिया जा रहा है, दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, दैट इज ऑल्सो एनेबलिंग लॉ। हमारे देश में खाद्य सुरक्षा का कानून दिया जा रहा है जिससे कि हर एक व्यक्ति जो है वो फूड सिक्योरिटी इंश्योर किया जा सके, तो उसके लिए हम लोग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लेकर आए। ये सारी चीजें एनेबलिंग लॉ के अंतर्गत आती है। दूसरा है डिसेबलिंग लॉ। डिसेबलिंग लॉ का मतलब होता है कोई चीज को ऊपर प्रिवेंट कर देना या किसी चीज को प्रिवेंट कर देना, रिस्ट्रिक्ट कर देना, दैट इज बेसिकली डिसेबलिंग लॉ। फॉर एग्जाम्पल जैसे टेररिज्म को प्रिवेंट करने के लिए पोटा आया, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस को प्रोहिबिट करने के लिए एनडीपीएस एक्ट आया। कोई भी व्यक्ति इलीगली आर्म्स न रख सके इसलिए उसके ऊपर आर्म्स एक्ट आया, तो ये डिसेबलिंग लॉ था। इसके बाद हम पढ़ते हैं पीनल लॉ। तो पीनल लॉ का मतलब क्या होता है, किसी भी कानून को पास किया गया है जिसमें ये निर्धारित किया गया है कि क्या क्या सजा मिलेगी किसी पर्टिकुलर ऑफेंस को करने से, दैट इज बेसिकली पीनल लॉ। तो जैसे आप मनी लॉन्ड्रिंग करते हो तो उसमें कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होता है बेटा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। दूसरा है भारतीय न्याय संहिता या इंडियन पीनल कोड। ये आपको बताता है कि अगर आप जुर्म करते हो, किसी प्रकार के गुनाह करते हो, तो उसके लिए कौन कौन सी सजा निर्धारित की गई है। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। यहां तक हम लोगों ने 10 मिनट में पूरा रिवीजन कर लिया जो पहला था।
अब हम लोग बात करते हैं हमारे वो टॉपिक की जिस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं अब तक एग्जामिनेशन में, और वो है हमारा प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। आप लोग बार बार रिवाइज कीजिएगा प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन को और ध्यान से समझिएगा। अगर आपको सीएस एग्जीक्यूटिव पास करना है या दुनिया का कोई भी एग्जाम पास करना है तो एकदम सिंपल सा रूल मैं आपको बता रहा हूं बेटा। आपको, आप भले ही 100% की जगह 80% सिलेबस कवर करो, लेकिन उस 80% सिलेबस को 400% बार रिवाइज करो। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि आप अगर किसी भी टॉपिक को या किसी भी सब्जेक्ट को मिनिमम 3 बार रिवीजन कर लेते हो तो आपका उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ग्रिप हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि हमें बीच बीच में मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते रहना है। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा आप लोगों को, ठीक है। ये हर एग्जाम के लिए मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट है प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन में टोटल 5। पहला है रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, दूसरा है हेडन्स रूल और मिसशीफ रूल, तीसरा है रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, चौथा है रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन और पांचवा है रूल ऑफ इजेसडम जेनरिस। बीच में एक टॉपिक जो है नीड एंड ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन, वो इसके बाद पढ़ेंगे क्योंकि उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोगों को आज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में करना है, तो ध्यान रखिएगा। रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन क्या कहता है तो ध्यान से समझिएगा। लिटरल शब्द का मतलब होता है जैसा लिखा है वैसे ही पढ़ना है। तो रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन ये कहता है कि लॉ में दिए हुए जितने भी वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस होते हैं उसको उनके नेचुरल, ऑर्डिनरी, ग्रामेटिकल और पॉपुलर सेंस में समझना। जब तक के लॉ कोई अलग मीनिंग सजेस्ट न करता हो तब तक के उसे वैसे ही पढ़ना है जैसा लिखा हुआ है। इस रूल के हिसाब से हमें ना तो किसी पर्टिकुलर वर्ड को ऐड करना है ना तो हमें उसे सब्ट्रैक्ट करना है। हाँ, जिससे बेहतर ढंग से लेजिस्लेचर की इंटेंशन या नीयत समझी जा सके उसको समझने के लिए अगर आप वर्ड्स को मॉडिफाई करते हैं उस हद तक, जिस हद तक कि किसी प्रकार का एम्बिग्विटी ना हो, उतना ही आप क्या कर सकते हो, अमेंड मतलब मॉडिफाई कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि सिर्फ जब एम्बिग्विटी आती है या कंफ्यूजन क्रिएट होता है या क्लैरिटी नहीं मिल पाती है तब आप उस वर्ड को इंटरप्रेट करने के लिए मॉडिफिकेशन थोड़ा सा कर सकते हो। ठीक है, यहां तक आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट केस लॉ की। तो रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन के लिए मैंने आप लोगों को केस लॉज बताए थे। इसमें हमने केस लॉ देखा था सेल्स टैक्स एक्ट से रिलेटेड, मोतीपुर जमींदारी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में बिहार सेल्स टैक्स के अकॉर्डिंग जो ग्रीन वेजिटेबल्स थे उसको टैक्स से एग्जम्प्ट किया गया था। मोतीपुर जमींदारी प्राइवेट लिमिटेड शुगर केन उगाता था, तो क्या, तो सवाल उठा कि क्या शुगर केन भी ग्रीन वेजिटेबल्स में कंसिडर किया जाएगा। अगर शुगर केन को ग्रीन वेजिटेबल्स में कंसिडर किया जाता तो फिर शुगर केन के प्रोडक्शन के ऊपर सेल्स टैक्स नहीं लगता, उसकी बिक्री पे सेल्स टैक्स नहीं लगता, सॉरी। लेकिन बिहार स्टेट ने कहा कि देखिए शुगर केन जो है वो ग्रीन वेजिटेबल्स के दायरे में नहीं आता है। भले ही आप उसके टेक्निकल या बोटेनिकल मीनिंग में अगर जाएं तो आप शुगर केन को वेजिटेबल कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसके ऑर्डिनरी, पॉपुलर, ग्रामेटिकल सेंस में जाएं तो ना तो ये शुगर केन वेजिटेबल के रूप में कंज्यूम किया जाता है और ना ही ये पॉपुलरली वेजिटेबल करार दिया जा सकता है, इसीलिए शुगर केन के ऊपर टैक्स लगा। सेम केस हुआ था बीटल लीव्स के केस में। तो मैंने इसमें आपको एग्जांपल दिया था कि पान के पत्ते की खेती हो रही थी। पहले जो एक्ट था, ठीक है, उसमें 2 एग्जेम्पशन लिस्ट दिए गए थे। उसमें आइटम नंबर 6 और आइटम नंबर 36। तो यहाँ पे हुआ क्या था, राम अवतार बुधई प्रसाद वर्सेस असिस्टेंट सेल्स टैक्स कमिश्नर के केस में जो बीटल लीव्स थे, जो पान के पत्ते थे, उसे सेल्स टैक्स से पहले एग्जेम्पशन मिला हुआ था आइटम 36 के अंतर्गत। अब हुआ क्या कि सरकार ने एक अमेंडमेंट लाया और सरकार ने अमेंडमेंट करके बीटल लीव्स को रिमूव कर दिया एग्जेम्पशन से। तो जैसे ही वो एग्जेम्पशन लिस्ट से रिमूव हुआ अब वो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन जो एसएससी थे उनका ये कंटेंशन था कि भले ही आपने आइटम नंबर 36 से बीटल लीव्स को हटा दिया है लेकिन अभी भी आइटम नंबर 6 में वेजिटेबल्स जो है वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आता है। तो हमारा इंटरप्रिटेशन ये कहता है कि बीटल लीव्स भी वेजिटेबल ही है और तो आप बीटल लीव्स को वेजिटेबल कंसिडर करें और हमको एग्जेम्पशन दें, टैक्स से छूट दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए भाई साहब,
हमें इंटेंशन देखना है लेजिस्लेचर का। सबसे पहली बात तो ये कि नेचुरल ऑर्डिनरी पॉपुलर मीनिंग के हिसाब से बीटल लीव्स को आप वेजिटेबल के रूप में कंज्यूम नहीं करते, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि सरकार को अगर सच में बीटल लीव्स या पान के पत्ते को एग्जम्पशन देना होता तो वो उसे एग्जम्पशन लिस्ट से हटाती ही क्यों? और अगर आप बीटल लीव्स को वेजिटेबल ही मान रहे हो, या सरकार का इंटेंशन था कि बीटल लीव्स को वेजिटेबल ही मानना था, तो फिर वो अलग से एग्जाम्शन लिस्ट में, मतलब अलग से आइटम इंक्लूड ही नहीं करती एग्जाम्शन लिस्ट में। तो यहां कहा गया कि बीटल लीव्स को अगर स्पेसिफिकली इंक्लूड किया गया था एग्जाम्शन लिस्ट में, तो इसलिए किया गया था कि वो वेजिटेबल से अलग था। दूसरी चीज, जब उसे हटाया गया एग्जाम्शन लिस्ट से, तब भी ये इंटरप्रिटेशन होगा कि वो वेजिटेबल नहीं था, और इस वजह से उसको स्पेसिफिकली हटाया गया है। तो यहाँ पे राम अवतार बुधई प्रसाद वर्सेस असिस्टेंट सेल्स टैक्स ऑफिसर में बीटल लीव्स के ऊपर टैक्स लगा, और लिटरल कंस्ट्रक्शन के हिसाब से इसमें बीटल लीव्स को वेजिटेबल नहीं माना गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हिडन्स रूल या मिस्चीफ रूल। वेरी इंपॉर्टेंट केस एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। हिडन्स रूल, मिस्चीफ रूल या पर्पसिव रूल क्या कहता है कि जब भी हम किसी एक्ट का इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं तो हमें 4 फैक्टर्स ध्यान में रखना होगा। सबसे पहला, व्हाट वाज द कॉमन लॉ, सेकंड व्हाट वाज द डिफेक्ट, थर्ड व्हाट वाज द रेमेडी प्रोवाइडेड इन द एक्ट, एंड फोर्थ वन इज द रीजन। जब भी कोई पर्टिकुलर समस्या आती है तो उस समस्या का निवारण करने के लिए क्या कोई कॉमन लॉ था, ये आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर कॉमन लॉ नहीं था तो कौन सा ऐसा डिफेक्ट है जिसकी वजह से कानून लाना पड़ा। तीसरा, क्या कानून आया जिससे कि वो डिफेक्ट दूर हुआ, मतलब रेमेडी की बात हो रही है, और उसके पीछे का लॉजिक क्या था, उसके पीछे का कारण क्या था। इसको एक बहुत ही फेमस केस लॉ के साथ हम लोगों ने समझा था, जिसमें जो स्मिथ वर्सेस ह्यूज का एक केस था। इस एक्ट के हिसाब से, सॉरी, इस पर्टिकुलर केस लॉ में जो इंटरप्रिटेशन था वो स्ट्रीट ऑफेंसेस एक्ट 1959 का हुआ। यहाँ पे एक प्रोविजन था सेक्शन 1 में कि इट शेल बी एन ऑफेंस फॉर द प्रोस्टिट्यूट टू सोलिसिट इन अ स्ट्रीट फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। मतलब ये कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी प्रोस्टिट्यूट किसी भी तरीके से प्रोस्टिट्यूशन को बढ़ावा देने के लिए लोगों को सॉलिसिट नहीं कर सकती, अट्रैक्ट नहीं कर सकती। तो यहाँ पे सवाल उठा कि यहाँ स्पेसिफिकली स्ट्रीट शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो स्ट्रीट शब्द का इंटरप्रिटेशन कैसे होगा। तो इस केस के अंतर्गत जो प्रोस्टिट्यूट्स थी वो आने जाने वाले लोगों को अपनी तरफ सॉलिसिट करती थी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती थी, जिससे कि राहगीरों को काफी ज्यादा परेशानी हो रहा था। सरकार ने स्ट्रीट ऑफेंसेस एक्ट लाया और उन्होंने इसको प्रोहिबिट किया। तो जो प्रोस्टिट्यूट थी, अब वो सड़क पे ना आके वो अपनी बालकनी से ही या विंडो से ही उनको क्या करती थी, अट्रैक्ट करने की कोशिश करती थी। तो यहाँ पे जब उनको अरेस्ट किया गया तो उनका कंटेंशन ये था कि माय लॉर्ड, आपने तो कहा कि स्ट्रीट में आके अगर आप ये करते हो, सॉलिसिटेशन करते हो, तो वो ऑफेंस है। हम कहाँ स्ट्रीट में आ रहे हैं, हम कहाँ पब्लिक प्लेस में, हम तो अपने घर के बालकनी में, हम तो अपने प्राइवेट प्लेस में। बालकनी इज अ प्राइवेट प्लेस, विंडो इज अ प्राइवेट प्लेस, हम तो यहाँ सड़क पे या पब्लिक प्लेस में तो आ ही नहीं रहे हैं। तो सरकार ने, तो कोर्ट ने क्या कहा कि भाई साहब, यहाँ पे रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन अप्लाई कर दिए ना तो लेजिस्लेचर का जो पर्पस था ये एक्ट लाने का, वो डिफीट हो जाएगा। इसीलिए हम ये देखेंगे कि ये एक्ट लाया क्यों गया था। तो ये एक्ट इसलिए लाया गया था क्योंकि राहगीर बड़ा परेशान हो रहे थे। तो डिफेक्ट क्या था? हैरासमेंट। दूसरा, कि इस पर्टिकुलर हैरासमेंट से लोगों को बचाने के लिए क्या लाया गया? स्ट्रीट ऑफेंसेस एक्ट। तो स्ट्रीट ऑफेंसेस एक्ट क्या था? रेमेडी। तीसरी बात ये कि इस पर्टिकुलर एक्ट को लाने का रीजन क्या था? रीजन ये था कि लोगों को हैरासमेंट से बचाया जा सके। अब बताइए, ये एक्ट लाया गया था हैरासमेंट से बचाने के लिए। अब आप हैरासमेंट घर की खिड़की में रह के करो, या सड़क पे आके करो, या पब्लिक प्लेस में आके करो, तीनों में ही क्या होगा? आपको हैरासमेंट होगा। इसलिए हरासमेंट से बचाने के लिए किया गया था। इसलिए आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी मैडम, आपके ऊपर फाइन लगेगा, और आपको जेल भी जाना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से स्मिथ वर्सेस ह्यूज के केस में मतलब कोर्ट ने क्या किया? हिडन रूल अप्लाई किया, ना कि रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, आई होप यहां तक सबको क्लियर है। इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। क्या अभी तक जो मैंने पढ़ा है सब कुछ क्लियर है? फटाफट से रिप्लाई करेंगे, यस और नो। Yes, all of you. Is it very clear?
ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन की। ठीक है, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन क्या कहता है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन ये कहता है कि अगर हम किसी भी वर्ड्स या फ्रेज को उसके लिटरल कंस्ट्रक्शन से ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं या उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो आपको रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन के साथ साथ अपनी कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। अपना कॉमन सेंस अप्लाई करके आप उसमें इंटरप्रिटेशन कर सकते हो। सो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, व्हेन द वर्ड्स एंड फ्रेजेस आर नॉट क्लियर एज पर द रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, then rule of reasonable construction is applied, and according to the rule of reasonable construction we have to apply our common sense for the correct interpretation of any statutes. I hope यहां तक क्लियर है रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। अब रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन का जो इंटेंशन, मतलब रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत कोर्ट का इंटेंशन क्या था। कोर्ट का इंटेंशन ये होता है कि लेजिस्लेचर ने जिस इंटेंशन से लॉ पास किया है वो इंटेंशन बरकरार रहे। इसका मतलब ये है कि अगर आप वर्ड्स का लिटरल कंस्ट्रक्शन करते हो, अगर आप वर्ड को एज इट इज समझते हो, लेकिन उसको एज इट इज समझने के कारण जो लेजिस्लेचर का मेन इंटेंशन था वो डिफीट होता है, तो आपको रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन अप्लाई न करके रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन अप्लाई करना होगा। इसके बाद हम लोगों ने इसके अंतर्गत केस लॉ देखा था रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत। इसमें हमने एक केस लॉ देखा था आर वर्सेस एलन का। इसके अंतर्गत सेक्शन 57 ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट पर्संस एक्ट 1861 का एक प्रोविजन ये था कि whosoever being married shall marry any other person during the lifetime of former spouse without divorce shall be guilty of felony। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति जो पहले से शादीशुदा है, अपने पहले पति या पत्नी के जिंदा होते हुए अगर किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करता है तो बिना डिवोर्स के, तो उसको गिल्टी माना जाएगा और उसको पनिशमेंट मिलेगी। अब हुआ क्या कि एलन नाम के एक व्यक्ति के ऊपर सेक्शन 57 के अंतर्गत चार्ज किया गया उसको। अब हुआ इसमें यह कि एलन ने कंटेंशन रखा कोर्ट में कि हे माय लॉर्ड, मुझे किस बात की सजा दी जा रही है। पहली बात तो माय लॉर्ड, मुझे पता ही नहीं था कि मेरी पहली पत्नी जिंदा है। मुझे लगा कि वो मर गई है, और मुझे जब लगा कि वो मर गई है और उसका कुछ ठिकाना नहीं मिल रहा है, तब मैंने दूसरी शादी की। तो भले ही मेरा डिवोर्स ना हुआ हो, लेकिन वो मर गई थी और उसके बाद मैंने शादी की है, तो मुझे किस बात की सजा दी जा रही है। दूसरी बात माय लॉर्ड, मुझ पर जो केस हो रहा है वो बाइगेमी का केस है, मतलब दो शादी का केस है। तो इस एक्ट के हिसाब से तो जो सेकंड मैरिज है वो लीगल ही नहीं हुआ है ना माय लॉर्ड। जब ये लीगल ही नहीं है तो मुझ पे केस क्यों डाला जा रहा है। जब ये लीगल ही नहीं है, सेकंड मैरिज इज लीगल ही नहीं है, क्योंकि मैंने मान लिया था कि मेरी फर्स्ट वाइफ जो है वो मर गई है, और इसलिए ये दो कंटेंशन के हिसाब से मुझे छूट दी जाए, मुझ पे चार्ज न लगाया जाए। कोर्ट ने क्या इंटरप्रिटेशन किया, कोर्ट ने कहा कि भाई साहब, ऐसे तो कोई भी व्यक्ति आके दूसरी शादी कर लेगा और बोलेगा कि हे भगवान, मुझे तो पता ही नहीं था मेरी पहली पत्नी जिंदा है, और वो हमेशा इस बाइगेमी के लॉ से बच जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे जो वर्ड है मैरिज, उसका करेक्ट इंटरप्रिटेशन ये है कि मैरिज लीगल हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपने पूरी रीति रिवाज के साथ अगर किसी से शादी की है तो वो शादी मान्य होगी, और इसलिए आपके ऊपर चार्ज लगेगा बाइगेमी का। तो यहाँ पे कोर्ट का इंटरप्रिटेशन ये था कि भले ही सेकंड मैरिज वॉइड हो, भले ही सेकंड मैरिज लीगल ना हो, लेकिन आपने पूरी रीति रिवाज के साथ दूसरी पत्नी लाई है पहले पत्नी के जिंदा होते हुए, इसलिए आपको सजा दी जाएगी बाइगेमी के लिए अंतर्गत। यहाँ तक क्लियर है। फोर्थ है रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। हार्मोनियस का मतलब होता है भाईचारे के साथ रहना, प्यार मोहब्बत के साथ रहना। तो रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन ये कहता है कि जब भी किसी एक पर्टिकुलर एक्ट के दो या दो से ज्यादा प्रोविजंस आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, तो उस केस में हमें लॉ को
पूरा कॉम्प्रिहेंसिव नेचर के साथ पढ़ना है। इट मींस द रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन इज अप्लाइड व्हेनेवर देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू प्रोविजंस ऑफ द सेम एक्ट एंड बोथ द प्रोविजंस आर टॉकिंग डिफरेंटली। मतलब ये कि अगर दोनों प्रोविजंस को हम रिकंसाइल नहीं कर सकते, एक साथ समेट नहीं सकते हैं, तो फिर इंटरप्रिटेशन इस तरीके से किया जाना चाहिए जिससे दोनों की इज्जत बनी रहे। इसका एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको, केस स्टडी के माध्यम से समझ में आ जाएगा। हुआ क्या, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 का एक प्रोविजन था, दो प्रोविजंस थे। एक था सेक्शन 33 सबसेक्शन 2 और दूसरा था सेक्शन 123 सबसेक्शन 8। सेक्शन 33 सबसेक्शन 2 ये कहता था कि इस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट होगा वो किसी भी कैंडिडेट को नॉमिनेशन के लिए असिस्ट कर सकता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति इलेक्शन में खड़ा है तो उसके नॉमिनेशन की प्रक्रिया में कोई गवर्नमेंट सर्वेंट सम्मिलित हो सकता है। जबकि सेक्शन 123 सबसेक्शन 8 कहता था कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट किसी भी कैंडिडेट को सिर्फ और सिर्फ वोट डाल के ही असिस्ट कर सकता है, दूसरे किसी भी तरीके से वो असिस्ट नहीं कर सकता है। अब आप सोचिए कि दोनों के बीच में कैसा विरोधाभासी सिचुएशन है। एक कहता है एक कहता है नॉमिनेशन कर सकते, दूसरा कहते हैं वोट के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। मतलब सेक्शन 123(8) के हिसाब से तो ये बात हो गई कि आप नॉमिनेशन के लिए असिस्ट नहीं कर सकते हो, जबकि सेक्शन 33 सबसेक्शन 2 बोलते हैं कर सकते हो। अब यहाँ पे ये दोनों क्या है, कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर के हैं। इसी वजह से यहाँ पे कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने एक ऐसा इंटरप्रिटेशन दिया कि दोनों की इज्जत बची रही। कोर्ट ने कहा कि अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन a government servant may assist a candidate in filing his nomination as well as casting his vote and no other means। ठीक है, मतलब ये कि किसी भी दूसरे तरीके से असिस्ट नहीं किया जा सकता है, सिर्फ दो ही तरीके से असिस्ट किया जाना अलाउड है, पहला वोट डाल के और दूसरा नॉमिनेशन के द्वारा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये था रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन बेटा। इसके बाद हम लोगों ने देखा था रूल ऑफ इजस्डम जनरेस। इजस्डम जनरेस शब्द का मतलब होता है ऑफ द सेम काइंड और स्पीशीज, मतलब एक प्रजाति के लोग। अब इस प्रोविजन को कब अप्लाई करना है, तो देखिए जितने भी एक्ट होते हैं उनमें से कई ऐसे प्रोविजंस होते हैं जिसमें कुछ लिस्ट ऑफ वर्ड्स दिए होते हैं, लिस्ट ऑफ थिंग्स दिए होते हैं और लास्ट में एटसेट्रा वर्ड यूज किया जाता है। एटसेट्रा वर्ड एक जनरल वर्ड है और उसके पहले ढेर सारे स्पेसिफिक वर्ड्स हैं। तो उस जनरल वर्ड का इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाएगा, उस जनरल वर्ड का इंटरप्रिटेशन किया जाएगा जनरल वर्ड्स स्पेसिफिक वर्ड्स की प्रजाति को देख के। सर ये क्या बोल रहे हो, जरा एग्जांपल के साथ समझाइए। बिल्कुल, आइए समझते हैं कि मान लीजिए एक एक्ट है मोटर व्हीकल्स एक्ट। मोटर व्हीकल्स एक्ट के में एक मान लीजिए एक ऐसा प्रोविजन लिखा हुआ है कि एनी पर्सन causing accident by truck, tractor, bus, auto, bike, etc. shall be punishable under Motor Vehicles Act। अब यहां पे देखिए ट्रक, ट्रैक्टर, बस, ऑटो और बाइक ये सारे स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, जबकि एटसेट्रा जो है वो जनरल वर्ड है। अब सवाल उठता है कि क्या इस एटसेट्रा शब्द में कोई भी व्हीकल आ जाएगा, कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा क्या? इसमें रेल, शिप, एरोप्लेन ये सब भी आ जाएंगे? तो इंटरप्रिटेशन रूल ऑफ इजस्डम जनरस के अकॉर्डिंग किया जाएगा और रूल ऑफ इजस्डम जनरस के अकॉर्डिंग इस एटसेट्रा शब्द का क्या मतलब होगा, ये उसके पहले जो स्पेसिफिक वर्ड्स है उसकी प्रजाति देखते हुए समझा जाएगा। तो देखिए ट्रक रोड पे चलता है, ट्रैक्टर रोड पे चलता है, बस रोड पे चलता है, ऑटो रोड पे चलता है, बाइक रोड पे चलता है। जब ये सारे रोड पे चलते हैं इसका मतलब एटसेट्रा वर्ड में वो सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आएंगे जो रोड पे चलते हैं। रेल रोड पे थोड़ी चलता है, शिप रोड पे थोड़ी चलता है, एरोप्लेन रोड पे थोड़ी चलता है, या रोड ट्रांसपोर्टेशन के अलावा जितनी भी चीजें हैं वो इस पर्टिकुलर एक्ट से एक्सक्लूड की जाएंगे अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ इजस्डम जनरस। तो रूल ऑफ इजस्डम जनरस के एप्लीकेबिलिटी के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए? सबसे पहला कंडीशन होना चाहिए कि यहाँ पे किसी भी एक्ट में एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स होना चाहिए जो एक पर्टिकुलर प्रजाति के होने चाहिए, वो सभी के सभी एक पर्टिकुलर क्लास को कंस्टिट्यूट करते हो। तो यहाँ स्पेसिफिक वर्ड्स क्या क्या था हमारे एग्जाम्पल्स में? ट्रक, ट्रैक्टर, बस, ऑटो रिक्शा और बाइक, ये सब स्पेसिफिक वर्ड्स थे।
ये सारे के सारे जो स्पेसिफिक वर्ड्स थे, दीज आर द मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर लिस्ट, और वो एक क्लास कॉन्स्टिट्यूट करते थे, और उस क्लास का नाम क्या था? रोड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक। नॉट एग्जॉस्टिव, नॉट एग्जॉस्टिव का मतलब, चूंकि यहाँ पे एक्सेट्रा वर्ड लिख दिया गया, मतलब ये एटसेट्रा वर्ड नॉन एग्जॉस्टिव हो गया, मतलब इसमें और भी ढेर सारी चीजें आ सकती है। एग्जॉस्टिव का मतलब जितना लिखा है बस उतना ही, उसके बाद खत्म। ये क्या है? नॉट एग्जॉस्टिव होना चाहिए। इसके बाद है जनरल टर्म। तो यहाँ पे जो एटसेट्रा था वो जनरल वर्ड था, और उसके पहले लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स था। इसके बाद डिस्टिंक्ट जीनस की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे एक से ज्यादा स्पीशीज हो गए, तो देयर इज अ डिस्टिंक्ट जीनस व्हिच कंप्राइजेस ऑफ मोर देन वन स्पीशीज। जैसे कि रोड ट्रांसपोर्टेशन के अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को इसमें इंक्लूड किया गया था। तो रूल ऑफ इजिस्डम जनरस कहां पे अप्लाई होगा? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट जो था प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, वो कवर हो गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप देखेंगे तो इसमें ढेर सारे आपको क्या मिलेंगे? प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस मिलेंगे। अब आइए बात करते हैं एक और टॉपिक की जो हम लोगों ने इस चैप्टर में अब तक पढ़ा है, जिसका क्वेश्चन आज हम लोग कवर करेंगे। बस एक बार मुझे कंफर्मेशन दे दीजिए कि आप लोगों को क्या अब तक पढ़ा हुआ क्लियर है? तो देखिए, 5 दिन में हम लोगों ने जितनी भी चीजें पढ़ी उसका हम लोगों ने एक क्विक रिवीजन कर लिया 30 मिनट्स के अंदर। इसी प्रकार से हम बीच बीच में रिवीजन करते रहेंगे बेटा। तो आप लोगों को जितनी भी चीजें मैंने पढ़ाई है हफ्ते भर में, वो आप अच्छे से दिमाग में बिठा सकें। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब हम लोग नेक्स्ट। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। ओके, चलिए नेक्स्ट है नीड एंड ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो इससे एक बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, तो एक बार फटाफट से इसको कवर कर लेते हैं। व्हाट इज द नीड एंड ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन? इंटरप्रिटेशन की जरूरत कब पड़ती है? तो इंटरप्रिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से कोर्ट लॉ में लिखी हुई बातों की सत्यता को समझता है और उसे समझाता है पार्टीज इन डिस्प्यूट को। दूसरी चीज ये कि इंटरप्रिटेशन की जरूरत तभी पड़ती है जब वर्ड्स क्लियर नहीं होते हैं। अगर वर्ड्स क्लियर हैं तो आपको इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीफूड कोर्ट्स एस्टेट लिमिटेड वर्सेस एशर में जस्टिस डेनिंग ने क्या कहा? जस्टिस डेनिंग ने कहा कि इंग्लिश जो है वो मैथमेटिक्स की तरह प्योर नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता पड़ती है और कंफ्यूजन का स्कोप रहता है। तो इंग्लिश इज नॉट एज परफेक्ट एज मैथमेटिक्स एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड एन इंटरप्रिटेशन विच इज करेक्ट इन ऑल एस्पेक्ट्स और रिगार्ड, एंड देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ कंफ्यूजन. Hence, it becomes important for all of us to interpret a law in a correct and fair manner in order to get a remedy provided by the law. इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए कि हम लॉ को इंटरप्रेट करें करेक्ट और फेयर मैनर में, ताकि हमको रेमेडी मिल सके। ठीक है, इसके बाद कोर्ट का ड्यूटी क्या? व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट? इट इज टू डिराइव द ट्रू मीनिंग ऑफ द लॉ एंड टू पनिश द गिल्टी। सिंपल सा मतलब ये है कि इंटरप्रिटेशन का मेन मकसद है लेजिस्लेचर ने जिस इंटेंशन से जो बातें लिखी है उसी इंटेंशन को करेक्ट तरीके से समझना और उसे समझाना। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन के बारे में डिस्कशन करेंगे, दैट इज अ जज मस्ट नॉट अल्टर द मटेरियल ऑफ विच इट इज वोवन बट ही शुड ओनली आयरन आउट द क्रीजेस। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जज को लॉ के प्रोविजंस में क्लैरिटी देनी है, ना कि लॉ के एक्चुअल प्रोविजंस को बदल देना है।
अब यही एक क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में 4 नंबर से 5 नंबर का पूछा हुआ है, इसी को हम लोग समझेंगे कैसे इसको लिखना है। ठीक है बेटा, तो एक बार मैं आपको जल्दी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का लिस्ट दिखा देता हूं कि इस चैप्टर से कौन कौन से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपका जब ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं आप लोगों को ये पीडीएफ शेयर करूंगा। ठीक है, मेरे ऐप में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड करेंगे और उसको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के रूप में समय समय पे लिखते चले जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे, जितना ज्यादा आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही ज्यादा आपके सीएस एग्जीक्यूटिव एक बार में क्लियर करने के चांसेस बढ़ेंगे। याद रखिएगा, हमें सिर्फ जेआईजीएल में पास नहीं होना है, हमें एग्जामिशन टारगेट करना है 60 नंबर कम से कम। और बहुत अच्छे से अगर आपने कर लिया सब कुछ तो 80 नंबर लाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। बस मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाइएगा और फॉलो करते जाइएगा। ठीक है बेटा, चलिए ये क्वेश्चन लिखते हैं। एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए किस किस प्रकार से क्वेश्चन आए। देखिए, सबसे पहले पूछा गया है रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन पूछा गया है, आप लोगों को मैंने अभी अभी पढ़ाया है। दूसरा है एक्सप्लेन द मिस्चीफ रूल। मिस्चीफ रूल मतलब हिडन्स रूल, 2 बार पूछा गया। रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, ये भी 2 बार पूछा हुआ है। उसके बाद है एक्सप्लेन द पर्पसिव रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन अंडर जनरल क्लॉजेज एक्ट 1987। अब यहाँ पे देखिए जनरल क्लॉज एक्ट 1897, जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 लिखा हुआ है। पहले हुआ क्या करता था कि जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 अलग से एक्ट हुआ करता था, सॉरी अलग से चैप्टर हुआ करता था आपके जेआईजीएल में। अब वो मर्ज कर दिया गया इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में, जो हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो जब वो हम पढ़ेंगे तो इसमें मैं आपको बताऊंगा, ऑलमोस्ट सेम है जो हमने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में पढ़ा है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में जो बाकी की चीजें लिखी है उनमें से कई चीजें हम आगे पढ़ेंगे, जैसे प्रीएम्बल एज एन इंटरनल एड इन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। तो इंटरनल एड और एक्सटर्नल एड हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसके हिसाब से जितने भी प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है वो कभी ना कभी पूछा है। जैसे यहाँ देख सकते हैं एक्सप्लेन द रूल ऑफ इजेसडम जनरस आपको पूछा गया है। फिर आपको क्वेश्चन 12 में पूछा गया व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन, अभी हमने जो 5-6 पॉइंट्स देखे हैं। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कोर्ट इन इंटरप्रिटेशन। तो यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन को अभी हम लोग लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 12 का एक ही आंसर है, दोनों को हम देखेंगे किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, 9 में आने से पहले और देख लेते हैं कुछ बचत तो नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ अ स्टैट्यूट, in the interpretation of a statute, a judge must not alter the material of which it is woven, but he can and should iron out the creases। अब इसका मतलब अभी अभी मैंने आप लोग को बताया कि जब लॉ का इंटरप्रिटेशन करते हैं तो जज को क्या करना है, जज को सिर्फ और सिर्फ उन प्रोविजंस का इंटरप्रिटेशन करना है, उसका मतलब समझाना है, न कि लॉ को अमेंड करना है। क्योंकि लॉ के अमेंडमेंट का जो अथॉरिटी है वो किसे मिला हुआ है, वो मिला है हमारे देश के संसद को या लेजिस्लेचर को। तो यहाँ पे कोर्ट क्या नहीं कर सकता है, यहाँ पे कोर्ट अपना इंटरप्रिटेशन तो दे सकता है लेकिन वो चेंजेस नहीं कर सकता है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब आप लोगों को मैंने कहा था कि आप आंसर राइटिंग कॉपी मेंटेन कीजिएगा। आपके पास अगर आंसर राइटिंग कॉपी नहीं है तो जहां तक आपने लिखा है पिछली क्लास में उसी के आगे आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए। लेकिन मैं आपको फिर से बोलूंगा कि आंसर राइटिंग कॉपी अलग से बना लीजिएगा। उसी आंसर राइटिंग कॉपी में आपको क्या करना है, असाइनमेंट के जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करके प्रैक्टिस करना है। ठीक है बेटा,
जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। चलिए पहले फटाफट से क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन का मैं यहाँ से 1 मिनट फोटो खींच लेता हूँ, फिर इसको लिख लेते हैं। तो आंसर राइटिंग कॉपी में सबसे पहले क्वेश्चन लिखिएगा। इन द interpretation of statutes, a judge must not alter the material of which it is woven, but he can and he can and he should iron out the creases. Comment. ठीक है। So, in the interpretation of statutes, a judge must not alter the material of which it is woven, but he can and he should iron out the creases. Comment. अब अगर आपने एक एक शब्द मॉड्यूल का नहीं पढ़ा है तो आपको ये लगेगा कि ये सेंटेंस क्या है, किस तरीके से है, कौन सा लिखना है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों को, वो आती है आंसर राइटिंग में। जैसे कि मैंने आपको रोड मैप वाली क्लास में बताया था कि हमें 3 चीजों पे मेजर फोकस करना है। सबसे पहला है डिटेल्ड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। जब आप सारे कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में समझ जाएंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा, समझ में आ जाएगा। लेकिन सिर्फ समझने से नहीं होगा, क्योंकि आपको अल्टीमेटली उस आंसर को लिखना है। सो वे ऑफ राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो सेकंड कम्स इज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और थर्ड आता है टेस्ट सीरीज जो हम समय समय पे कंडक्ट करेंगे। जितने भी मेरे ऑनलाइन ऐप के बच्चे हैं उन लोगों के लिए मैं अभी एक टेस्ट कंडक्ट करने वाला हूँ इस सैटरडे, है ना। आप लोगों का जो सैटरडे संडे जो गैप रहेगा उसमें आप हर सैटरडे टेस्ट देंगे और हफ्ते भर आप उसे रिवाइज करेंगे। सैटरडे आपका टेस्ट होगा। इस सैटरडे
प्राइमरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन तक मैं आपका टेस्ट लूंगा, तो अच्छे से मल्टीपल टाइम्स उसको रिवाइज कर लीजिएगा। आइए देखते हैं इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बचपन में आंसर लिखना सिखाया है। 3 पार्ट में हम किसी भी आंसर को डिवाइड करेंगे। सबसे पहला होगा इंट्रोडक्शन, दूसरा होगा एक्सप्लेनेशन और तीसरा होगा कंक्लूजन। ठीक है, खास करके ये फॉर्मेट इनडायरेक्ट क्वेश्चन में आपको जरूर मेंटेन करना है। सेंटर ऑफ द लाइन बिल्कुल लिखेंगे, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1। एक लाइन छोड़ के स्टार मार करके लिखेंगे इंट्रोडक्शन। फिर एक लाइन छोड़ के लिखेंगे इंट्रोडक्शन को ब्लैक पेन से लिखिएगा, आंसर टू क्वेश्चन को भी ब्लैक पेन से लिखिएगा। जितने भी हेडिंग सब हेडिंग है वो ब्लैक पेन से रहेगा, बाकी सब ब्लू पेन से रहेगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे, जो क्वेश्चन दिया है वो किस टॉपिक से रिलेटेड है उसके बारे में लिखेंगे। तो चूंकि ये इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड है तो एक बार हम लोग शॉर्ट में समझा देते हैं इंटरप्रिटेशन क्या होता है। तो लिखेंगे इंटरप्रिटेशन refers to a process by which the judiciary that is courts derive the true meaning of the law passed by the लेजिस्लेचर। साथ साथ में लिखते जाइएगा बेटा। जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो भी लिखेंगे अपनी कॉपी में, आप लोग को प्रैक्टिस होगा, ये नहीं कि सिर्फ देख लेते हैं बस। लॉ पास्ड बाय द लेजिस्लेचर। ज्यादा बड़ा नहीं लिखना इंट्रोडक्शन, बस 2 से 3 लाइन का लिखना है, दैट्स इट। इसके बाद हम सीधा आएंगे किसमें, स्टेटमेंट में। ठीक है, तो जब भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन होगा उसको आप किस तरीके से लिखेंगे, तो सब एक लाइन छोड़ के स्टार मार करके लिखेंगे द गिवन स्टेटमेंट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। थोड़ा सा जो है ये डिले कर रहा है, ये पेन टैब को आज क्या हो गया पता नहीं।
ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे द गिवन स्टेटमेंट points out points out the role and limits of judiciary, या कोर्ट भी लिख सकते हैं। बड़ा हैंग हो रहा है यार ये आज। चलिए, जब तक के ये ठीक होता है मैं तब तक डिक्टेट कर देता हूँ। द गिवन स्टेटमेंट पॉइंट्स आउट द रोल एंड लिमिट्स ऑफ द कोर्ट्स on interpretation of any provision of the law, of any interpretation of any law। फिर एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट बुलेट पॉइंट लिखिएगा। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, कॉमा, हर सब्जेक्ट का अलग बनाना है बेटा, क्योंकि फिर आप रिवीजन के टाइम पे पूरा मिक्स हो जाएगा। जितना टाइम हम लोग को रिवीजन में नहीं लगा उससे ज़्यादा टाइम इसमें लग रहा है। पेन टैप पे यही वो है, जब काम आता है तब इसको अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट द टर्म मटेरियल
means the words or phrases used in the law. It means the given statement the given statement indicates पेशेंस का असली टेस्ट यही लेता है पेन टैब. It means the given statement indicates that the court shall not change that is add or subtract the words used in the पलट जा भाई जल्दी पलट जा यार इतना टाइम लगाएगा तो जितने भी बच्चे YouTube पे देख रहे हैं या रिकॉर्डेड देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि आपके पास ऑप्शन है आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं या फिर आगे प्ले करके देख सकते हैं. जो लाइव देख रहे हैं उनके साथ दिक्कत है उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि आप लोगों को इतना वेट करना पड़ रहा है और इतना पेशेंस रखना पड़ रहा है. ठीक है एक बार पढ़ लेते हैं जब तक ये स्लाइड है. द गिवन स्टेटमेंट पॉइंट्स आउट द रोल एंड लिमिट्स ऑफ द कोर्ट ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ लॉ. According to this statement, the term material means the words or phrases used in the law. It means the given statement indicates that the court shall not change, that is, add or subtract the words used in the law. ठीक है मतलब ठीक है नाउ the statement या the phrase मैं डिक्टेट कर रहा हूं आप लोग लिखते जाइएगा प्लीज. नाउ द फ्रेज दैट इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा ही कैन एंड शुड आयरन आउट द क्रीजेस मीन्स. नाउ द फ्रेज इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा
he can and should iron out the creases, inverted comma close, means that the court means the court shall clarify the words which are not clear, comma ambiguous, and has inconsistency and has inconsistency. To resolve the disputes between the parties. Full stop. फिर एक लाइन छोड़ के लिखिएगा. According to this statement, the court must interpret the provisions of the law in such a manner that it indicates the true intention of the legislature without changing the law. Full stop. Last point लिखिएगा. In other words, the judiciary does not have any authority to amend or change the law, but they has the authority to interpret the law. फिर एक लाइन छोड़ के स्टार मार्क करके लिखिएगा कंक्लूजन. From the above explanation, we conclude that the judiciary has the role of interpretation and not amending the law. इस तरीके से आप पूरा लिखेंगे. तो आई होप यहाँ तक क्लियर है. जो भी मैंने अभी डिक्टेट किया है मैं उसको लिख के अपलोड कर दूंगा अभी, क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है, बहुत ज़्यादा अटक रहा है, इसलिए जो भी मैंने आप लोगों को कहा है वो मैं लिख के अपलोड कर दूंगा. आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन. एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं. जो स्टेटमेंट था जो स्टेटमेंट था, in the interpretation of the statute, a judge must not alter the material of which it is woven, but he can and should iron out the creases. इसका मतलब सबसे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में लिखा इंटरप्रिटेशन क्या होता है. तो इंटरप्रिटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से जुडिशरी वर्ड्स और फ्रेजेस का इंटरप्रिटेशन करती है, जो प्रोविजंस दिए गए हैं लॉ में उसका इंटरप्रिटेशन करती है और डिस्प्यूट्स को सेटल आउट करती है. इस स्टेटमेंट के हिसाब से जो ये स्टेटमेंट लिखा है ये कोर्ट का रोल बताता है और कोर्ट के ऊपर कुछ लिमिट्स प्लेस करता है जब वो इंटरप्रिटेशन कर रही होगी. यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल किया गया है मटेरियल. इस पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के कॉन्टेक्स्ट में मटेरियल शब्द का मतलब होता है जो भी वर्ड्स और फ्रेजेस लॉ में यूज किए गए हैं. इसका मतलब ये हुआ कि जो भी गिवन स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट दिया है, वो ये इंडिकेट करता है कि कोर्ट किसी भी प्रकार से वर्ड को किसी भी पर्टिकुलर लॉ में वर्ड्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है. उसका काम सिर्फ और सिर्फ दिए हुए वर्ड्स को प्रॉपरली इंटरप्रेट करना है. अगर किसी भी प्रकार का एम्बिग्विटी है, अगर किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है, अगर किसी भी प्रकार का इनकंसिस्टेंसी है, तो उसे दूर करना ही कोर्ट का काम है, न कि लॉ को चेंज करना या लॉ को अमेंड करना. ठीक है. आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो आज की सभा यहीं पर समाप्त होती है बेटा. आई होप आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा और आप लोग अपने दोस्तों से इसे जरूर शेयर कीजिएगा. आधे घंटे जो रिवीजन था वो काफ़ी स्मूथ हुआ, लेकिन जो रेस्ट आधे घंटे में जो ग्लिच हुआ जिसके कारण काफ़ी स्लो हुआ आंसर राइटिंग, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ. आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर कीजिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सके. वन शॉट रिवीजन जैसा है ये प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन का, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट भी है. और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस पर्टिकुलर आंसर राइटिंग का जो फॉर्मेट है वो आपके लिए अपलोड कर दूंगा पीडीएफ फॉर्मेट में, या आप मेरे ऐप पे जाके इसका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं. अगर आप लोगों को मेरी क्लास पसंद आती है और अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाना पसंद आता है तो आप इस पूरे कोर्स को परचेज कर सकते हैं जिसमें सारे के सारे चैप्टर्स कवर होंगे JIGL के. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को
और इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।